सबसे पहले श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है। एसपी गौरव यादव के निर्देश पर पुलिस की कार्रवाई हुई है। वैश्यवृत्ति का अड्डा चलाने वाली संचालिका सहित 7 गिरफ्तार किए गए हैं। मेडिकल कॉलेज के पीछे बापू नगर में चल रहा था वैश्यवृत्ति का अड्डा। पुलिस ने मौके से 74,000 की नकदी सहित 2 पहिया वाहन भी जब्त किए हैं। सीओसीटी आईपीएस बी आदित्य ने कार्रवाई की। वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने अलवर जिले में करीब 11 करोड़ 86 लाख रुपए की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है और कहा है कि अलवर शहर के विकास कार्यों को प्राथमिकता में रखते हुए पूर्ण कराया जाएगा। सबका सहयोग लेकर शहर के विकास के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम किया जाएगा। इस दौरान स्थानीय लोगों ने मंत्री संजय शर्मा को साफा और माला पहनाकर उनका सम्मान किया। खबर सवाई माधोपुर से है, जहां उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने रणथंभौर स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर में धूप लगाई। उन्होंने पूर्ण पारंपरिक श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना कर मंदिर में दर्शन किए और भगवान का आशीर्वाद लिया। साथ ही त्रिनेत्र गणेश भगवान से प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की। मंदिर महंत बृजकिशोर दादीज, महंत संजय दादीज ने उन्हें पूजा अर्चना करवाई। मंदिर के प्रधान सेवक हिमांशु गौतम ने दिया कुमारी को मंदिर की व्यवस्थाओं से अवगत कराया। वहीं मंदिर ट्रस्ट की ओर से त्रिनेत्र गणेश जी की तस्वीर भी भेंट की गई। इसके बाद उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग में सुविधाओं का जायजा लिया और पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधिकारियों को मूलभूत सुविधाएं विकसित करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से लेकर अभी तक त्रिनेत्र गणेश मंदिर में दिया कुमारी की ओर से जलाई गई अखंड ज्योति निरंतर जारी है। पूर्वी राजस्थान में पेयजल, सिंचाई और औद्योगिक विकास के लिए एकीकृत ईआरसीपी परियोजना की गति देने के लिए जल संसाधन विभाग ने 46 अभियंता और कार्मिकों का स्थानांतरण ईआरसीपी प्रोजेक्ट में कर दिया है। सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने के लिए भजनलाल सरकार तेजी से काम कर रही है। वहीं जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने बताया है कि प्रदेश की ये महत्वाकांक्षी परियोजना कई सालों से रुकी हुई थी, लेकिन अब केंद्र और राज्य सरकार मिलकर प्रदेश के विकास के लिए डबल इंजन की गति से कार्य कर रही हैं। उन्होंने कहा कि ये परियोजना पूर्वी राजस्थान में कृषकों और आमजन के लिए जीवनदायिनी साबित होगी। परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए विभाग पर्याप्त संख्या में श्रम शक्ति नियुक्त कर रहा है। इसी क्रम में जल संसाधन विभाग ने जल संसाधन विभाग के 46 अभियंताओं और कार्मिकों के स्थानांतरण ईआरसीपी कार्यालय में किए हैं, जिसमें 27 अभियंता हैं, 7 अराजपत्रित और 12 अराजपत्रित के कार्मिक शामिल हैं। आपको बताएं कि 7 आईपीएस के तबादले किए गए हैं। इस वक्त बड़ी खबर, 7 आईपीएस के तबादले कर दिए गए हैं। एक बार फिर से तबादला सूची, 7 आईपीएस के तबादलों की खबर, बड़ी खबर इस वक्त की। साथ आईपीएस के तबादलों का आदेश कार्मिक विभाग ने जारी कर दिए हैं और इसके मद्देनजर कार्मिक विभाग की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं। खबर यह है कि 7 आईपीएस के तबादले किए गए हैं। अभी देखना होगा कि कहां पर किसको कौन सा स्थान अब दिया गया है, कहां पर कौन सी जिम्मेदारी आईपीएस अफसर अदा करने वाले हैं जिन 7 का तबादला किया गया है। और क्या विशेष इस सूची में रहा वो भी आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल 7 आईपीएस के तबादले की खबर मिल रही है। कार्मिक विभाग ने इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए हैं। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज पर ये पूरी लिस्ट आपको हम दिखा रहे हैं। इसमें वो 7 नाम जिनके तबादले हुए हैं। अभिजीत सिंह, वर्तमान पद इनका पुलिस अधीक्षक बालोतरा, लेकिन अब नया जो पद रहेगा पुलिस अधीक्षक सीआईडी क्राइम ब्रांच जयपुर। श्याम सिंह अभी तक डूंगरपुर में पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी ये निभा रहे थे, लेकिन अब पुलिस उपायुक्त मुख्यालय पुलिस आयुक्तालय जयपुर इन्हें लगाया गया है। डॉक्टर ऋतुराज ज्यादा जानकारी इस पर देंगे। डॉक्टर ऋतुराज, ये 7 आईपीएस के तबादले की खबर विस्तार से बताइएगा। तैयारियों के रूप में ये तबादले देखे जाएंगे कि 5 जिलों के बदले हैं।
ब्रांच में अभिजीत सिंह को लगाया है, तो हम ये देख सकते हैं कि तो देखिए डॉक्टर ऋतुराज की आवाज ठीक से नहीं आ रही है, लेकिन आपको हम बता देते हैं। अभिजीत सिंह पुलिस अधीक्षक सीआईडी क्राइम ब्रांच जयपुर ने लगाया गया है। श्याम सिंह पुलिस उपायुक्त मुख्यालय पुलिस आयुक्तालय जयपुर ने लगाया गया। इससे पहले ये डूंगरपुर पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी निभा रहे थे। मोनिका सेन पुलिस उपायुक्त मुख्यालय पुलिस आयुक्तालय जयपुर ने पहले जिम्मेदारी थी, लेकिन अब नई जिम्मेदारी डूंगरपुर पुलिस अधीक्षक इन्हें दी गई है। शिवेंद्र सिंह परमार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिवेंद्र, ये 7 आईपीएस के तबादले, पूरी सूची का विश्लेषण भी कीजिएगा और बताइएगा क्या इसमें खास है। देखिए, बड़ी अहम तबादला सूची है दीपिका, और इसमें जो खास है उसमें ये है कि कई अधिकारी ऐसे हैं जिनका दोबारा नाम आया है बहुत जल्दी। उनमें एक नाम है श्याम सिंह, इनको कुछ समय पहले लगाया था जालौर, फिर इनको भेजा था डूंगरपुर, अब इनको जयपुर बुला लिया गया है। ये इनको मुख्यालय लगाया गया है कमिश्नरेट में। इसी तरह मोनिका सेन है, इनको तकरीबन 5-7 दिन पहले ही पुलिस उपायुक्त लगाया गया था मुख्यालय, अब इनको डूंगरपुर का एसपी लगा दिया गया है। इसी तरह लक्ष्मण दास हैं, इनको सीआईडी क्राइम ब्रांच में लगाया गया था, इनको प्रतापगढ़ का एसपी बनाया गया है। एक जो इंटरेस्टिंग फेरबदल है इस पूरी सूची में, वो धौलपुर और करौली को लेकर है, क्योंकि ब्रजेश ज्योति उपाध्याय इनको डीग एसपी थे जब इनको भेजा गया था धौलपुर तकरीबन 15 दिन पहले, लेकिन अब इनको धौलपुर से करौली भेज दिया गया है। और जो करौली के एसपी लगाए गए थे 15 दिन पहले सुमित मेहरडा, इनको धौलपुर का एसपी लगा दिया गया है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फेरबदल है। और ये इंटरेस्टिंग फेरबदल के पीछे का कारण क्या समझ आता है शिवेंद्र? देखिए, ये पता करने की कोशिश की जा रही है दीपिका, लेकिन जहाँ तक हमें जानकारी मिली है कि इसमें जरूर कोई राजनीतिक सिफारिश लगती है, क्योंकि सिर्फ 15 दिन में ही 2 एसपीओ के जिले आपस में बदल देना, एक ब्रजेश ज्योति उपाध्याय और दूसरे सुमित मेहरडा, ये काफी इंटरेस्टिंग है। इनको कुछ समय पहले ही लगाया गया था, जैसे मैं बता रहा हूँ, ब्रजेश ज्योति उपाध्याय को डीग से धौलपुर, इनको करौली भेजा गया है, और करौली के एसपी सुमित मेहरडा, इनको धौलपुर का एसपी लगाया गया है। तो 7 आईपीएस के तबादले हुए हैं, और 7वां जो नाम है वो हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं दीपिका दर्शकों को। और शिवेंद्र, एक खास बात ये भी है कि कुछ नाम ऐसे हैं जिनकी जगह पर दूसरे नाम जो नजर आ रहे हैं, वो उनकी पोस्टिंग वहां पर ये दी गई है। जिस तरीके से आपने श्याम सिंह का जिक्र किया, उनकी जगह भेज दिया गया है मोनिका सेन को। लक्ष्मण दास की बात करें तो इनकी जगह अब श्याम सिंह को भेज दिया गया है। अब बिल्कुल इस तरीके के कई अधिकारी हैं, जैसे कि मोनिका सेन है, ये कुछ दिन पहले जयपुर हेडक्वार्टर में लगी थी कमिश्नरेट में, ये डूंगरपुर की एसपी होंगी। इसी तरह लक्ष्मण दास हैं, ये पहले ट्रैफिक के डीसीपी हुआ करते थे जयपुर के, लेकिन इनको सीआईडी क्राइम ब्रांच में लगाया गया था, ये प्रतापगढ़ के एसपी होंगे। कुंदन कवरिया, जिनको प्रतापगढ़ में लगाया गया था, उनको बालोतरा भेजा गया है, और अभिजीत सिंह को बालोतरा लगाया गया था, उनको सीआईडी क्राइम ब्रांच में लगाया गया है पीएचक्यू में। तो ये आपस में इनके फेरबदल किए गए हैं, और ये एक तरीके से कह सकते हैं कि अब आखिरी आईपीएस की तबादला सूची है दीपिका, लोकसभा चुनावों से पहले। अब क्योंकि 16-17 तारीख तो उम्मीद जताई जा रही है कि लोकसभा चुनावों की आचार संहिता लग सकती है, तो उससे पहले अभी ट्रांसफर नहीं होंगे आईपीएस के। ये जो 7 आईपीएस की लिस्ट है, ये उससे पहले जारी हुई है। ठीक है शिवेंद्र, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे खबरों में। नाहरगढ़ का पड़ाव रेस्टोरेंट 14 मार्च को पर्यटकों के लिए बंद रहेगा। आरटीडीसी की ओर से शाम 5 बजे नाहरगढ़ के पड़ाव कैफेटेरिया में आरटीडीसी कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन किया जा रहा है। कॉन्क्लेव की तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए पड़ाव रेस्टोरेंट को कल पर्यटकों के लिए बंद रखने का फैसला किया गया है। पर्यटन निगम के कार्यकारी निदेशक राजेंद्र सिंह ने बताया है कि कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगी। पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत विशिष्ट अतिथि होंगे। कार्यक्रम में कॉन्क्लेव में निगम की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और गौरवपूर्ण यात्रा के बारे में, प्रमुख होटल्स के बारे में विस्तृत रूप से बताया जाएगा। पड़ाव कैफेटेरिया पर आरटीडीसी और जयपुर डेयरी के संयुक्त तत्वावधान में स्थापित किए जा रहे सरस पार्लर का भी उद्घाटन किया जाएगा। कार्यक्रम में विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सक्रिय प्रमुख ब्लॉगर्स और पत्रकारों के साथ भी संवाद किया जाएगा। सरिस्का से मिली खुशखबरी ने वन्यजीव प्रेमियों का
को उत्साह से भर दिया है। सरिस्का टाइगर रिजर्व की ताल वृक्ष रेंज में बाघिन ST-12 ने 3 शावकों को जन्म दिया है। बाघिन की मॉनिटरिंग के लिए लगाए गए कैमरा ट्रैप में 3 शावकों के फोटो प्राप्त हुए हैं। शावक लगभग 3 माह के हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। वहीं बाघिन ST-12 की उम्र लगभग 10 वर्ष है। ये बाघिन ST-10 की बेटी है। बाघिन ST-12 ने तीसरी बार शावकों को जन्म दिया है और तीनों ही बार 3 शावकों को जन्म दिया है। फील्ड डायरेक्टर महेंद्र शर्मा ने बताया है कि बाघिन ST-12 और शावकों की कैमरा ट्रैप लगाकर नियमित ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग की जा रही है। जयपुर के आनंद इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में 2 दिवसीय वार्षिक उत्सव एकोना 2024 का समापन हुआ। दूसरे दिन के कार्यक्रम में कॉलेज प्रांगण में नुक्कड़ नाटक, रॉक द फ्लोर, सुर संग्राम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में फैशन शो मुख्य आकर्षण रहा, जिसमें आनंद इंटरनेशनल कॉलेज विजेता रहा और जयपुर डिजाइनर स्कूल उप विजेता रहा। विजेता स्टूडेंट्स को कॉलेज के चेयरमैन मनोज मित्तल, ट्रेजरर अंजू मित्तल, वाइस चेयरपर्सन मोनिका मित्तल अग्रवाल, स्पेशल गेस्ट मधुप अग्रवाल, प्रिंसिपल प्रोफेसर विजय शर्मा, वाइस प्रिंसिपल प्रोफेसर प्रवीण अग्रवाल ने पुरस्कार प्रदान कर सम्मान दिया। वाइस चेयरपर्सन मोनिका मित्तल ने अपने वक्तव्य में ये कहा है कि इस तरह के आयोजन से छात्र छात्राओं में सामाजिक और मानवीय मूल्यों को प्रोत्साहन मिलता है। वाइस प्रिंसिपल प्रोफेसर प्रवीण अग्रवाल ने भी इस मौके पर आए हुए अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा, छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए ऐसे कार्यक्रमों का होना आवश्यक है। अभी आनंद इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का एनुअल कल्चरल एंड टेक्निकल फेस्ट एकोना 2024 चल रहा है। कल इसका पहला दिन बहुत अच्छे से स्टूडेंट्स ने एंजॉय किया। आज इसके सेकेंड डे पे स्टूडेंट्स ने काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स जैसे कि डांस, सिंगिंग, फैशन शो इसमें पार्टिसिपेट किया। स्पेशली फैशन शो बहुत एक हाईलाइटिंग इवेंट रहा आज का, जिसमें काफ़ी कॉलेजेस के स्टूडेंट्स की टीम्स ने अपना बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। इसमें ही एक जो कोर्स जो प्रोग्राम था वो फैशन शो था, जिसके अंदर आनंद IC ही विजेता रहा और जयपुर फैशन कॉलेज वो उप विजेता रहा। सभी छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए तकनीकी और कल्चरल से बेस्ड ये प्रोग्राम सालाना इवेंट होता है संस्थान में, और आगे भी हम इसी तरीके के प्रोग्राम करते रहेंगे। मंत्री भज्जरलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान ने मेजर मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। राजस्थान के माइंस और भू विज्ञान विभाग ने इस वित्तीय वर्ष में 13 मार्च तक भारत सरकार के ई-पोर्टल के माध्यम से 31 मेजर मिनरल्स ब्लॉकों का सफल ऑक्शन कर नया रिकॉर्ड बना लिया है। खान सचिव आनंदी ने बताया कि केवल 22 दिन में ही लाइमस्टोन के 15 ब्लॉक की सफल नीलामी हो चुकी है। माइंस सचिव आनंदी ने बताया कि खान मंत्रालय से जारी प्रगति रिपोर्ट के अनुसार इस वित्तीय वर्ष में 1 मार्च 24 तक मध्य प्रदेश और राजस्थान में 22 मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी हुई थी। इसके बाद प्रदेश में 9 और ब्लॉकों की सफल नीलामी से 13 मार्च तक राजस्थान में कुल 31 मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी हो चुकी है, जो देश में सर्वाधिक है। इससे पहले गत वित्तीय वर्ष में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक 29 और छत्तीसगढ़ में भी 20 ब्लॉकों की नीलामी हुई थी, जबकि राजस्थान में गत वर्ष मेजर मिनरल के 8 ब्लॉकों की ही नीलामी हुई थी, जो नए प्रावधानों के बाद सर्वाधिक थी। गत वर्ष देश भर में 105 मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी हुई थी। उड़ीसा में सर्वाधिक 25 मिनरल ब्लॉकों की नीलामी 2019-20 में हुई थी। आनंदी ने बताया कि केंद्र सरकार का भी मेजर मिनरल्स के ब्लॉकों की नीलामी पर जोर रहा है और राज्यों को अधिक से अधिक मिनरल ब्लॉक तैयार कर ऑक्शन करने और उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। उन्होंने बताया कि देश के राजस्थान सहित 13 प्रदेशों में मिनरल ब्लॉक्स की तैयारी और ऑक्शन की मासिक समीक्षा की जाती है। नई सरकार बनते ही मुख्यमंत्री भज्जरलाल शर्मा, जो स्वयं खान मंत्री भी हैं, अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए अभियान चलाने के निर्देश के साथ ही अधिक से अधिक ब्लॉक तैयार कर नीलामी पर जोर दिया, ताकि वैध खनन को बढ़ावा दिया जा सके। इसी क्रम में राजस्थान ने गोल्ड और रेयर अर्थ एलिमेंट और पोटाश के ऑक्शन की प्रक्रिया भी भारत सरकार के पोर्टल पर निविदा जारी कर आरंभ कर दी है।
निदेशक माइंस भगवती प्रसाद कलाल ने बताया कि राज्य में इस वित्तीय वर्ष में 31 मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी हो चुकी है, जिसमें से लाइमस्टोन के 22 ब्लॉक की माइनिंग लीज के लिए नीलामी हुई है। वहीं आयरन ओर के 4 ब्लॉकों की कंपोजिट लाइसेंस और बेस मेटल के 2 ब्लॉक और बेस मेटल और एसोसिएटेड मिनरल्स के 3 ब्लॉकों की कंपोजिट लाइसेंस के लिए नीलामी हो चुकी है। कलाल ने बताया कि प्रदेश में अवैध खनन को रोकने और मिनरल एक्सप्लोरेशन के योजनाबद्ध प्रयासों का ही परिणाम है कि अधिक से अधिक ब्लॉक तैयार कर पारदर्शी व्यवस्था के तहत भारत सरकार के ई पोर्टल के माध्यम से नीलामी की जा रही है। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। से पहले बुधवार को कांग्रेस ने बड़ी घोषणा की है। कांग्रेस ने नारी न्याय गारंटी योजना का आगाज करके देश की आधी आबादी पर फोकस किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर इसका ऐलान किया और इसी के तहत कांग्रेस ने गरीब महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपए की मदद का वादा किया है। साथ ही साथ कहा कि सरकारी नियुक्तियों में महिलाओं को आधा हक दिया जाएगा। कांग्रेस ने राजस्थान में लोकसभा उम्मीदवार घोषित किए हैं, जिसे लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि पार्टी ने काफी सोच समझकर और रणनीति के तहत 10 टिकट फाइनल किए हैं। हमारे चेहरे नए और अनुभवी भी हैं, इसीलिए भाजपा को पटखनी देंगे। डोटासरा ने कहा कि क्या उदयलाल आंजना, ब्रजेंद्र ओला सीनियर नहीं है? जो लोकसभा का चुनाव लड़ता है वो सीनियर ही होता है। मोदी जी तो गिन के रखे हुए हैं 370 और 400, 401 भी नहीं कर रहे हैं, 399 भी नहीं कर रहे हैं, तो वो कर सकते हैं। मैं तो नहीं कर सकता। मेरा आकलन ये है कि अब की बार काफी जगह मौर्य बोलेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी और विधायक हरीशचंद्र मीणा ने जयपुर में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और पूर्व सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान चुनावी रणनीति और विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा की है। इस दौरान फर्स्ट इंडिया न्यूज की कांग्रेस उम्मीदवार हरीश मीणा के साथ खास बातचीत आपको सुनवाते हैं। मेरे साथ है टोंक सवाई माधोपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार हरीशचंद्र मीणा, जो पहले भी एमपी रह चुके हैं और अभी देवली उनियारा से विधायक है। दूसरी दफा लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्या उनका चुनावी रणनीति रहेगी, क्या मुद्दे रहेंगे? सर, पार्टी ने एक बार आपको लोकसभा का टिकट दिया है, किस तरह आप मुकाबले को देखते हैं? सर, प्रथम तो मैं मेरी पार्टी के नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे में विश्वास व्यक्त किया है और मैं जो चुनाव लड़ रहा हूँ मेरी पार्टी की विचारधारा के ताकत पे, मेरे कार्यकर्ताओं के समर्थन के दम पे और जनता के आशीर्वाद। क्योंकि टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता पिछले 10 साल से ऐसा महसूस करिए कि उनके ना कोई एमपी है या नहीं है, विकास हुआ नहीं, अत्याचार, भ्रष्टाचार, भेदभाव, हिंसा, जातीय तनाव, इस तरह की राजनीति वहाँ चल रही है और अब जनता उससे ऊब चुकी है। जनता राहत चाहती है, कांग्रेस पार्टी को वोट देना चाहती है और क्षेत्र में विकास और भाईचारा चाहती है। सर, किस तरह देखते हो, जिस तरह लोकसभा का चुनाव यकीनन दूसरे मुद्दों पर लड़ा जाता है, नेशनल मुद्दे भी होते हैं, आपको क्या लगता है क्या फैक्टर काम करेगा चुनाव में? कांग्रेस पार्टी की जो नीतियाँ हैं सब जातियों को, सब धर्मों को साथ लेके चलती है, सबके भाईचारे में विश्वास रखती है। और एक तरफ ये बीजेपी पार्टी जातिवाद और धर्म के आधार पर नफरत फैला के, हिंसा फैला के चुनाव लड़ती है और जनता अब उसको नकारेगी। आपके सामने अभी उम्मीदवार घोषित नहीं हुआ, लग नहीं रहा कि मौजूदा एमपी को रिपीट करेंगे, क्या लगते हैं इसमें? मुझे किसी का पता नहीं मेरे सामने कौन होगा, जो भी होगा मैं जनता के दम पे ऐसा भरोसा रखता हूँ कि ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाएगी। मीणा जी, आपके क्या मुद्दा रहेंगे चुनाव में जो कि हाँ ये टोंक सवाई माधोपुर की बेसिक समस्याएं हैं? शिक्षा, अपराध, शिक्षा का विस्तार हो, अपराध का खात्मा हो और ऐसे तत्व जो अपराध और अपराधियों को बढ़ावा देते हैं उनसे जनता परेशान हो चुकी है। उनके असली चेहरे सामने आ गए हैं। ये किसी पार्टी के नहीं, किसी विचारधारा के नहीं, हिंसा के और नफरत के दम पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। जनता इनको दोबारा मौका नहीं देगी। तो ये थे हरीशचंद्र मीणा। उनका कहना है कि इस लोकसभा क्षेत्र की जो जनता है, जो मतदाता है, वो बदलाव यहाँ पर चाहते हैं और मूलभूत मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच में जाएंगे। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ मैं दिनेश डांगी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।
उदयलाल आंजना को एक बार फिर कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा का टिकट दिया है। आंजना चित्तौड़गढ़ सीट से चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार आंजना को जालोर सिरोही से टिकट दिया गया था। आंजना का कहना है कि वो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के सामने मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। इस दौरान कांग्रेस उम्मीदवार उदयलाल आंजना से फर्स्ट इंडिया न्यूज ने खास बातचीत की। मेरे साथ है चित्तौड़गढ़ से कांग्रेस के प्रत्याशी उदयलाल आंजना, जो एक बार फिर लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पिछली बार आंजना ने जालोर सिरोही लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था। इस बार क्या उनके चुनावी मुद्दे होंगे और क्या चुनावी रणनीति होगी, उनसे जानते हैं। सर, आपको दूसरी सीट से इस बार रिपीट किया गया है, कैसे देखते हैं मुकाबले को? मुकाबला जैसे चुनाव में होता है वैसे ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये मानते हैं कि पूरे जैसे देश में वातावरण उन्होंने एक तरफ की राममय बना रखा है, लेकिन इसका असर जनता पर ज़्यादा नहीं है। राम के तो हम सभी पुजारी हैं। हिंदू मात्र राम जी का पुजारी है, किसी एक पार्टी ने ठेका नहीं ले रखा है इसका। और इनके अलावा इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। बाकी जो वादे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं आज दिन तक पूरे हुए नहीं है। वो जनता के मन में तो हैं, लेकिन मीडिया वगैरह में ज़्यादा आते नहीं है। तो उनको ले जाएंगे जनता के बीच में और चुनाव लड़ेंगे जोर शोर से। राजस्थान में भाजपा की सरकार है और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वहाँ से उम्मीदवार है, तो मुकाबला थोड़ा टफ नहीं है? अब औखली में सीट दे रखा है, उसमें टफ क्या होना। जब जसवंत सिंह जी के सामने भी लड़के चुनाव जीते हैं तो ये तो हमारे भाई हैं, हमारे साथ की हैं। जब मैं 98 में सांसद था उस समय ये NSUI में थे और शपथ ग्रहण समारोह में मेरे पीछे बैठे हुए थे। तो ये तो समय की बातें हैं, किसका भाग्य किसको कहाँ ले जाता है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष पूरे प्रदेश के लिए हैं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन हम तो वहाँ के लोकल आदमी हैं, इसलिए जनता मुझे भी जानती है, उनको भी जानती है। क्या मुद्दे रहेंगे जो मतदाताओं के बीच में उनको लेकर? जनता के मुद्दे हमारे मुद्दे हैं। जो जनता के मुद्दे हैं वो जनता को उस समय चुनाव के दौरान ही उजागर करेंगे। क्या चित्तौड़ की जनता चाहती है बदलाव हो? ये समय बता देगा, समय बता देगा। बिल्कुल आइए आप वहाँ, थोड़े दिन घूमिए। मैं तो ये कहूँगा कि हाँ बता देंगे, लेकिन आपकी आंखें ज़्यादा देख पाएगी। काफ़ी तादाद में अफीम की खेती करने वाले भी काश्तकार है, अन्य जो सीमेंट के उद्योग धंधे होते थे, क्या लगता है कितना काम हुआ वहाँ? सबसे ज़्यादा दुखी अफीम के काश्तकार हैं और अफीम काश्तकारों की इनके 10 साल के कार्यकाल में कोई मदद नहीं हुई। यहाँ तक कि कल बड़ी आस लगा के बैठे थे कि भारत सरकार के वित्त राज्य मंत्री चौधरी जी वहाँ आए थे और शायद कि कोई घोषणा करेंगे, ऐसी हमें उम्मीद थी। लेकिन इस मामले में जनता से ज्ञापन तक उन्होंने नहीं लिया। मतलब समस्या का निराकरण तो दूर की बात है, लेकिन जनता के ज्ञापन लेना भी उचित उन्होंने नहीं समझा। तो ये स्थिति तो है। तो बिल्कुल जो लोगों की समस्याएं हैं उनका समाधान नहीं हुआ, और चाहे वो अफीम के काश्तकार हो या फिर उद्योग या सीमेंट फैक्ट्री से जुड़े लोग। तो अच्छा चुनाव मैं लड़ूंगा और जनता बदलाव चाहती है, ये मुझे उम्मीद है। ये कहना है उदयलाल आंजना का। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ मैं दिनेश डांगी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। डाबड़ा कांड की 77वीं बरसी देश के सबसे बड़े आंदोलन के रूप में याद किया जाता है। डाबड़ा कांड को 13 मार्च 1947 को प्रदर्शन के दौरान निहत्थे किसानों पर गोलियां चलाने पर 5 किसान शहीद हुए थे। चुन्नीलाल, रामूराम, रूघाराम, पन्नाराम और नंदराम शहीद हुए थे। डाबड़ा में शहीदों की याद में आसपास के ग्रामीण क्षेत्र का भरा मेला, किसान और कई जन प्रतिनिधियों ने शहीद स्मारक पर शिरकत की। ये 13 मार्च 1947 की घटना है। ये जागीरदारी शोषणों के विरुद्ध एक किसान सम्मेलन यहाँ हो रहा था। उस किसान सम्मेलन पे अचानक जागीरदारी सामंती लोगों ने अचानक गोलियां बरसाई और उसमें 5 किसान शहीद हुए। और उनकी याद में ये स्मारक 1956 में बनाया गया था और 1956 से लगाकर आज तक यहाँ 13 मार्च को बड़ी श्रद्धांजलि सभा होती है, जिसमें हज़ारों लोग इकट्ठे होकर इन शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं। ये 1947 में कांड हुआ था, जब वैसे पहले बावड़ी में मीटिंग रखी थी उन्होंने। उनको फिर जाके भाई मीटिंग रखनी हमारी, उन्होंने कागज कार्रवाई जगह से फिरे। जब लोगों का बलदेव राम जी मेरी दाग होगा और तो वहाँ 10 बजे मीटिंग रखी 13 मार्च को। वो आ गए तो उन्होंने सुबह 7 बजे हमारे घर के ऊपर अटैक कर दिया। मेरे पिताजी थे, उनका एक हाथ कट गया, वो वहाँ चले गए। उसके बाद माथुर साहब की एक गाड़ी आई तो उन्होंने, चुनलाल जी थे वो हमारे घर पे ही खत्म हो गए, शर्मा। और उसके बाद वो जो माथुर साहब थे उनको गढ़ में ले जाके पाग में डाल दिया, बंधक बना दिया साहब उनको। उसके बाद जो रूघाराम जी, रामू राम जी थे,
एक कृष्णा राम जी उनके आंखें फोड़ दी वहाँ पर, और वहाँ पर उनका आपस में मुकाबला हुआ, वहाँ पर शहीद हो गए। ये 13 मार्च 1947 का दिन यहाँ 5 किसान शहीद हुए थे। 5 किसान यहाँ क्या है कि 13 मार्च 1947 को जब देश आज़ाद नहीं था और उस समय क्या है कि जागीरदारी प्रथा थी, और जागीरदारी प्रथा के उस सिस्टम के खिलाफ एक बहुत बड़ी यहाँ लड़ाई लड़ी गई डाबड़ा के अंदर। बहुत बड़ा उस समय क्या है कि किसानों ने एक बहुत बड़ा सम्मेलन रखा गया था। उस दिन एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई। लड़ाई के अंदर हमारे डाबड़ा के गांव के 5 उस दिन शहीद हुए थे। बीकानेर में शहर और देहात भाजपा की ओर से कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने भी वर्चुअली शिरकत की। कार्यक्रम में मेरठ की कवित्री अनामिका जैन अंबर सहित कई कवियों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। इस दौरान देशभक्ति जोशीली काव्य रचना पर खूब तालियां बजी। पीएम नरेंद्र मोदी और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ पर गीतों ने तालियां बटोरी। विधायक डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल, ताराचंद सारस्वत, देहात जिलाध्यक्ष धर्म सिंह भाटी और कार्यक्रम प्रभारी महावीर रांका मौजूद रहे। झुंझुनू में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते शहर समेत आसपास के इलाकों में हल्की और तेज बारिश हुई है। तेज हवा के साथ 10 से 15 मिनट तक तेज बूंदाबांदी हुई। अचानक ठंडी हवा चलने से पारे में गिरावट दर्ज की गई है। तो वहीं बारिश से रबी की फसलें गेहूं, चने और जौ में फायदा होगा। झुंझुनू सहित आसपास के इलाकों में बादल छाए हुए हैं। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार सिस्टम का असर 14 मार्च से खत्म हो जाएगा। जयपुर के सांगानेर में JECRC में बुनियादी जीवन समर्थन प्रशिक्षण केंद्र और बेसिक लाइव सपोर्ट ऐप का उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने रिबन काटकर उद्घाटन किया, जो कि CPR प्रशिक्षण कार्यक्रम में पंजीकरण की सुविधा प्रदान करेगा। JECRC में डिजिटल रणनीति के निदेशक डिमांड अग्रवाल के अनुसार 40 शिक्षक CPR प्रदान करने के लिए 100 दिनों में 5000 छात्रों को प्रशिक्षित करेंगे। कार्यक्रम के दौरान परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग आयुक्त डॉक्टर मनीष अरोड़ा, राजीव भोई, सीमांत अग्रवाल, OP जैन मौजूद रहे। द डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन जयपुर का शपथ ग्रहण समारोह कलेक्ट्री परिसर बनी पार्क में संपन्न हुआ है। समारोह के मुख्य अतिथि जस्टिस तेरहा नरेंद्र सिंह ढड्ढा और अध्यक्ष विधायक गोपाल शर्मा सहित विशिष्ट अतिथि विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने बार एसोसिएशन अध्यक्ष गजराज सिंह राजावत और महासचिव अखिलेश कुमार जोशी सहित पूरी कार्यकारिणी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। अध्यक्ष गजराज सिंह राजावत ने बताया कि समारोह में विधायक गोपाल शर्मा और विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने सभी विधायक कोष से वित्तीय राशि दी। डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन के अधिवक्ता कल्याण के लिए स्वीकृत करने की घोषणा की। पुरानी एसोसिएशन का आशीर्वाद मार्गदर्शन लेके नई एसोसिएशन अच्छा काम करेगी और हर आम से खास कोई भी हो भले सबके लिए न्याय के लिए निरंतर न्यायालय में लोग संघर्ष करते हुए आगे बढ़ेंगे, इसमें दो राय नहीं। कि राजस्थान बार एसोसिएशन, जयपुर बार एसोसिएशन और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सभी के अध्यक्ष यहाँ शामिल थे और निश्चित रूप से चीजें आगे बढ़ेंगी और सिविल लाइन्स क्षेत्र की तरफ से, सिविल लाइन्स विधायक कोष की तरफ से जो भी वो आवश्यकता महसूस करेंगे, जो भी उनको लगेगा कि नहीं ये चीज होनी चाहिए, वो यूं की यूं हो जाएगी। भाजपा सांसद के बयान के विरोध में जयपुर में NSUI की ओर से शहीद स्मारक से भाजपा मुख्यालय तक पैदल मार्च निकालने का ऐलान किया गया। इसके बाद पुलिस प्रशासन ने भाजपा मुख्यालय सहित शहीद स्मारक पर पुलिस का अतिरिक्त बल तैनात कर दिया। यही नहीं, पुलिस ने शहीद स्मारक पर NSUI कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए 2-2 बैरिकेडिंग भी की। NSUI कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़कर आगे जाने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस और NSUI के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, जिसके बाद पुलिस की ओर से किए लाठीचार्ज में कई NSUI कार्यकर्ता घायल हो गए। तो वहीं कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है NSUI कार्यकर्ताओं को जबरदस्ती लातें मारी गईं और जबकि वो भाजपा सांसद के खिलाफ कमिश्नरेट में ज्ञापन देने के लिए जा रहे थे। वहीं पुलिस की ओर से कहा गया कि NSUI के कार्यकर्ताओं की ओर से जबरन आगे बढ़ने का प्रयास किया गया, जिसके बाद पुलिस ने बल का प्रयोग किया। NSUI ने शहीद स्मारक पे आंदोलन किया है। इस आंदोलन का यही उद्देश्य है कि भाजपा और RSS
ये नारा दे रही है हिंदुस्तान में कि हम 400 पार इसलिए लाना चाहते हैं कि हम भारतीय संविधान को जो है बदलाव करेंगे, हम भारतीय संविधान को खत्म करने का काम करेंगे। लेकिन हम लोग उनको चेतावनी देते हैं। आज शहीद स्मारक पे NSY के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आंदोलन किया है। संविधान को आप लोग कभी खत्म नहीं करना चाहोगे। आपका ये RSS का सोच, RSS की जो संघी मानसिकता है, ये कभी भी जो है संविधान में बदलाव नहीं कर पाएगी। हिंदुस्तान का नौजवान, हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति भारतीय लोकतंत्र और भारतीय संविधान में भरोसा करता है और संविधान हमेशा जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा। पुलिस वालों ने हमें मारा है, पीटा है, घसीटा है। हमें घसीट के वे गाड़ी में लेके गए, फिर गाड़ी से लात मार के वापस तार के गए। जिस प्रकार बीजेपी के सांसद ने बयान दिया कि हम 400 सीटें आने पर संविधान को बदल देंगे, हम उन्हें कहना चाहते हैं कि संविधान को हम बदलने नहीं देंगे। संविधान ने हमें अधिकार दिया है। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, हम कांग्रेस के कार्यकर्ता, नशे के कार्यकर्ता मर जाएंगे, लेकिन आपको ये नहीं करने देंगे। NSY के कार्यकर्ता थे यहाँ पे एकत्रित हुए थे शहीद स्मारक पे, और इन लोगों ने कुछ पुतला दहन किया था। और पुतला दहन के बाद में इन लोगों ने, चूंकि कॉल यही था कि बीजेपी कार्यालय की तरफ ये लोग कूच करेंगे, तो जैसे ये लोग पुतला दहन करके बीजेपी कार्यालय की तरफ रवाना हुए तो हम लोगों ने इन्हें रोका, और रोकने के दौरान ये लोग धक्का मुक्की करने लग गए, यानी कि जबरदस्ती से जाने की इन्होंने कोशिश किया और हम लोगों ने इनको रोक दिया। तो वहीं चूरू के सादुलपुर के गांव भेसली में एक मकान में आग लग रही रहस्यमयी आग चर्चा का विषय बनी हुई है। आग की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस पर ग्रामीणों ने हमला कर गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसके बाद पुलिस के जवानों ने खेतों में भागकर जान बचाई। दरअसल घटना में 3 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि गांव के मकान में लगातार 15 दिनों से आग लग रही है और शिकायतों के बावजूद भी प्रशासन और पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों से समझाइश कर मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया और किसी भी अनहोनी घटना की संभावना को देखते हुए अतिरिक्त जाब्ता भी तैनात किया। ये पिछले 10-15 दिन से ये सुनने में आ रहा है कि भेंसली गांव में एक गांव में रहस्यमय तरीके से आग लग जाती है, कहीं भी कपड़ों में या कहीं भूसे में, इस तरीके से। आज भी इस प्रकार की सूचना मिली हुई थी, तो सुबह पुलिस मौके पर पहुंची। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की जैसी स्थिति हुई है। नियम अनुसार जो भी इसमें वीडियो वगैरह जो भी अवेलेबल है, उनके अनुसार जिनके खिलाफ विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, और नियम अनुसार विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। पुलिस इस पूरी प्रकरण को वॉच कर रही है। जो जैसी स्थिति होगी, जो भी कानूनी प्रोसीजर होगा, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। झुंझुनू की नवलगढ़ पुलिस ने बसावा के युवक आकाश के हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मृतक के मामा के बेटे कमल कुमार को गिरफ्तार किया है। CI अशोक चौधरी ने बताया कि आरोपी कमल के आकाश की पत्नी के साथ अवैध संबंध थे, इसीलिए आरोपी कमल ने आकाश को रास्ते से हटाने की साजिश रची। आरोपी ने आकाश को नवलगढ़ बुलाया था, दोनों ने साथ बैठकर शराब पी थी। ज्यादा नशा होने पर आकाश को गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस पूछताछ कर रही है कि मृतक की पत्नी इस वारदात में शामिल थी या नहीं। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। बाड़ी कोतवाली, मनिया थाना पुलिस और DST QRT की टीमों ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई की है। इस मामले में 2 अलग-अलग जगह से 125 किलो गांजा बरामद किया है। पुलिस ने तस्करी में प्रयुक्त 2 गाड़ियों को भी जब्त किया है और एक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जबकि दूसरा तस्कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने अन्य तस्करों की गिरफ्तारी के लिए भी टीमें गठित कर दबिश दी है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार तस्कर से पूछताछ कर रही है। सूचना पर SHO बाड़ी और हमारी जो DST टीम है, दोनों DST टीम ये गए मौके पे, और हमें जितेंद्र मिलता है। उसकी गाड़ी में, हमें बोलेरो गाड़ी में 40 किलोग्राम गांजा मिलता है। उससे पूछताछ की जाती है, उसकी तलाशी ली जाती है। 4 किलो गांजा उसके घर पे मिलता है। उसके बाद 40 किलोग्राम गांजा और बगल में हाकिम सिंह नाम का व्यक्ति है, उसके बाड़े में मिलता है, जिसको हम खुदाई करते हैं और बड़ा सा कट्टा 40 किलो का गांजा निकलता है। तो टोटल हमने यहाँ से 85 किलोग्राम गांजा हमने रिकवर किया कल रात में। डूंगरपुर के गांव वासुआ में घर में घुसकर पैंथर द्वारा हमला कर 5 लोगों को घायल करने वाले पैंथर को रेस्क्यू किया गया है। तो वहीं DFO रंगा स्वामी ने बताया कि पैंथर ने हमला करते हुए 5 लोगों को जख्मी कर दिया था।
गुस्साए लोगों ने पैंथर को घर में बंद कर दिया। सूचना पर पुलिस और वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और घर में बंद पैंथर को रेस्क्यू करने के लिए उदयपुर से ट्रैंकुलाइज टीम को बुलवाया गया। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद पैंथर को ट्रैंकुलाइज कर रेस्क्यू किया गया। इसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। वन विभाग की टीम पैंथर को लेकर डूंगरपुर पहुंची, जहां उसका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इस दौरान डीएफओ रंगास्वामी ने बताया कि पैंथर को वन क्षेत्र में सुरक्षित मुक्त किया जाएगा। जयपुर के सामोद में वीर हनुमान मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बंद पड़ा रोपवे जल्द ही शुरू होगा, जिससे मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को सीढ़ियां नहीं चढ़नी पड़ेगी। मंदिर में आने वाले दिव्यांग, बुजुर्ग और बच्चों को काफी राहत इससे मिलेगी। रोपवे के संचालन में एक कानूनी पेच फंसा हुआ था। रोपवे का एक पिलर वन विभाग की भूमि पर बना हुआ था। वन विभाग की आपत्ति के चलते रोपवे का संचालन पिछले 2 साल से बंद पड़ा था। अब जाकर वन विभाग के अधिकारी आईएफएस श्रवण कुमार वर्मा, डीसीएफ दिनेश गुप्ता और चौमू के पूर्व विधायक रामलाल शर्मा मौके पर पहुंचे, जिसके बाद अधिकारियों ने बंद रोपवे का अवलोकन किया। साथ ही साथ मौके से नक्शा और रिपोर्ट तैयार कर विभाग को भेजने की बात कही है। जल्द ही भूमि का डायवर्जन किया जाएगा। उसके बाद वन विभाग एनओसी जारी करेगा और एनओसी जारी होने के बाद रोपवे का संचालन शुरू हो पाएगा। 7 बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गए। बड़ी गैंग से कारोबारी की हत्या का टास्क मिलने के बाद बदमाश अवैध हथियार लेकर जयपुर पहुंचे थे, लेकिन वारदात से ठीक पहले ही वेस्ट जिले की डीएसटी को मिले इनपुट के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बदमाशों को पकड़ लिया। इसमें से 5 बदमाशों को हरमाड़ा थाना पुलिस और 1 बदमाश को दौलतपुरा पुलिस ने पकड़कर हथियार बरामद किए हैं। पुलिस अधिकारियों की माने तो सभी बदमाश आपस में जुड़े हुए हैं। पूछताछ में सामने आया है कि ये सभी बदमाश यहां एक शराब कारोबारी पर हमला करने की फिराक में आए हैं। उसके बाद पुलिस ने अन्य आरोपियों की पहचान करके पकड़ा है। इस गिरोह से जुड़े अन्य बदमाश भी पुलिस के रडार पर हैं। डीडवाना के मकराना विधायक जाकिर हुसैन गैसावत को धमकी देने के मामले में विधायक ने कलेक्टर और एसपी से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने पुलिस पर कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति करने का आरोप लगाते हुए नाराजगी जाहिर की है। वहीं उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो कांग्रेस की तरफ से बड़ा आंदोलन किया जाएगा। ग्यारह तारीख को 10:53 पे एक मोबाइल पे मेरे पास फोन आया। राजेंद्र चौधरी कुलेडी का रहने वाला था वो व्यक्ति। उसने मेरे साथ अव्यवहार भाषा का इस्तेमाल किया। उसने कहा जाकिर बोल रहे हो? मैंने कहा हाँ। जाकिर एमएलए मकराना बोल रहे हो? मैं कहा हाँ। बोल क्या कह रहा है? कह रहे तेरी इतनी क्या हिम्मत हो गई, तू रिचपाल मिर्जा के खिलाफ तूने अपने फेसबुक पे पोस्ट लगा दी। तो मैंने क्या लगा दी? तू क्या बकवास करा है? किससे बात कर रहा तू? तो उसने कहा मैं तेरे से बात कर रहा हूँ, तेरी टांगे तोड़ देंगे, तेरे मार देंगे। और तेरे साथ उसने गाली गलौज की मेरे साथ में। नागौर के मेड़ता सिटी के पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 ने 6 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशिष्ट लोक अभियोजक सुमेर सिंह बेड़ा ने जानकारी देते हुए बताया है कि 2023 में नावा में एक व्यक्ति के द्वारा 6 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया। पूरे मामले में पॉक्सो कोर्ट न्यायाधीश रतन लाल मूंड ने अहम फैसला सुनाते हुए दोषी जगदीश को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही साथ आरोपी को 50,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित भी किया गया है। बेड़ा ने बताया कि इस पूरे मामले में पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत पीड़िता को 5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। जुलाई 2023 पुलिस थाना नावा शहर का है, जिसमें एक 6 वर्षीय बच्ची के साथ 62 साल का व्यक्ति जगदीश प्याऊ में ले गया, जिसके साथ दुष्कर्म किया, जिसमें आज रतनलाल जी मूड ने सजा सुनाते हुए मुलजिम को आजीवन कारावास अंतिम सांस तक व 50,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। हनुमानगढ़ में जल संसाधन विभाग उत्तर संभाग के मुख्य अभियंता कार्यालय के सामने किसानों ने प्रदर्शन किया। भाखड़ा परियोजना की नहरों को समय से पहले बंद करने के निर्णय से नाराज भाखड़ा नहरी क्षेत्र, हनुमानगढ़, संगरिया और सादुल शहर के किसानों ने प्रदर्शन किया। किसानों ने चेतावनी दी कि पानी लिए बगैर नहीं जाएंगे। इस दौरान पुलिस का भारी जाब्ता तैनात रहा। किसानों ने कहा कि सिंचाई विभाग की ओर से इंदिरा गांधी नहर परियोजना में बंदी के चलते 12 मार्च को भाखड़ा की नहरें बंद कर दी, लेकिन गेहूं की फसल पककर तैयार होने को है।
इस समय अगर गेहूं की फसल को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिला तो फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। अपनी जो गेहूं की फसल है जो पकाव की तरफ बढ़ रही है, उसको एक सिंचाई पानी और देने की मांग को लेके और मुख्य अभियंता कार्यालय पर आया है। हमने अभी मुख्य अभियंता से वार्ता की है और उनसे अनुरोध किया है कि आखिरी बारी के कारण हमारी गेहूं की फसल बर्बाद हो रही है। नागौर के रियाबड़ी में मजदूरी करके जीवन यापन करने वाला रूपाराम हरिजन ऑनलाइन गेम ड्रीम 11 से करोड़पति विजेता बना। रूपाराम हरिजन ने जानकारी देते हुए बताया कि मोबाइल में 59 रुपए में ड्रीम 11 गेम में 11 खिलाड़ियों की एक टीम बनाकर उन्होंने शुरू किया, जिसमें हार से निराशा मिली। वहीं रूपाराम ने दूसरी बार भाग्य आजमाते हुए गेम में 59 रुपए की 11 खिलाड़ियों मुंबई वर्सेस बेंगलुरु महिला IPL की एक टीम बनाकर गेम की शुरुआत की। देखते ही देखते टीम ने टैक्स काटकर 1,05,07,808 रुपए की जीत हासिल की। खाते में रुपए आने के बाद रूपाराम हरिजन और उसके मित्रों रिश्तेदारों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सभी ने करोड़पति बने रूपाराम को उठाकर माला साफा से भव्य अभिनंदन किया। वहीं रूपाराम ने 1 लाख की राशि गौशाला में दान करने का निर्णय लिया। कांग्रेस विधायक गणेश घोगरा समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने डूंगरपुर में रैली निकालकर प्रदर्शन किया था। बिजली, पानी, मनरेगा भुगतान समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन में पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर शंकर यादव, पूर्व सांसद समेत कई कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता शामिल रहे। कलेक्ट्री के सामने प्रदर्शन के दौरान विधायक और समर्थक जबरन कलेक्ट्री में घुसने का प्रयास कर रहे थे। वहीं विधायक को रोकने के दौरान जमकर धक्का मुक्की भी हुई, जिस पर एक महिला कांस्टेबल को चोट भी लगी है, जिसे लेकर कोतवाली पुलिस की ओर से विधायक गणेश घोगरा, संजय जोशी समेत अन्य 300 से 400 कार्यकर्ताओं समर्थकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। 3D होटल में 1 दिवसीय सनातन पूजन, पंचांग एवं ज्योतिष संगोष्ठी का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम भगवान परशुराम राष्ट्रीय पंडित परिषद ट्रस्ट की ओर से आयोजित किया गया। संस्था के विद्वानों ने मंत्रोच्चार पूर्वक अतिथियों के हाथों पंचांग पूजन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत और गलता पीठाधीश्वर अवधेशाचार्य महाराज रहे। इस मौके पर अवधेशाचार्य महाराज ने कहा कि ज्योतिष साधना का विषय है। ज्योतिषी को अपने आधे अधूरे ज्ञान और फालतू की भविष्यवाणी से बचना चाहिए, नहीं तो आमजन का ज्योतिषी से विश्वास उठ जाएगा। तो देखिए, विशेष कार्यक्रम का आयोजन रहा। दरअसल सनातन पूजन, पंचांग एवं ज्योतिष संगोष्ठी का आयोजन परशुराम राष्ट्रीय पंडित परिषद ट्रस्ट का ये आयोजन रहा। पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। गलता पीठाधीश्वर अवधेशाचार्य महाराज ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने कहा कि ज्योतिष साधना का विषय है। सनातन पूजन, पंचांग एवं ज्योतिष संगोष्ठी का ये आयोजन। अवधेशाचार्य महाराज ने कहा कि ज्योतिष साधना का विषय ज्योतिषी को अपने आधे अधूरे ज्ञान और फालतू की भविष्यवाणी से बचना चाहिए, नहीं तो आमजन का ज्योतिषी से विश्वास उठ जाएगा। ये चैत्र सुदी एकम से चालू होता है। उसके पूर्व हम नए पंचांगों का पूजन करते हैं और ज्योतिष संगोष्ठी करते हैं, जिसमें देश भर से आए हुए विद्वान और ज्योतिष संगोष्ठी में भाग लेते हैं और ज्योतिष के बारे में आम पब्लिक को बताते हैं। और उसी के बाद में नए पंचांगों से तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, इनके बारे में देख करके शुभ मुहूर्त वगैरह निकालते हैं। उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी सवाई माधोपुर के दौरे पर रहीं। दिया कुमारी ने पर्यटन विकास निगम की होटल रॉयल कैसल झूमर बावड़ी में कराए गए जीर्णोद्धार कार्यों का अवलोकन किया। रणथंभौर टाइगर रिजर्व आने वाले पर्यटकों के लिए झूमर बावड़ी शुरू से ही आकर्षण का केंद्र रही है। पिछले दिनों यहां पर्यटन विकास निगम द्वारा 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि से आधुनिकीकरण और सौंदर्यीकरण के कार्य कराए गए। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के झूमर बावड़ी पहुंचने पर पर्यटन निगम के निदेशक तकनीकी माधव शर्मा और प्रभारी राजेंद्र सिंह सहित तमाम स्टाफ ने जोरदार उनका स्वागत किया। झूमर बावड़ी को निजी होटल से प्रतिस्पर्धा में लाने के लिए यहां पर नया रंग रोगन, फर्श, फर्नीचर, AC, टॉयलेट का अपग्रेडेशन सहित अन्य सुविधाएं विकसित की गई हैं। जीर्णोद्धार कार्य के बाद यहां पर्यटकों की आवक भी बढ़ी है, राजस्व भी ज्यादा मिलने लगा है।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने आज राज्य मंत्री ओटाराम देवासी से एसएमएस अस्पताल पहुंचकर उनकी कुशलक्षेम पूछी और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी उन्होंने की है। दरअसल ओटाराम देवासी की अचानक से तबीयत खराब हो गई थी। उसके बाद अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। उनकी कुशलक्षेम पूछने के लिए, जानने के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी एसएमएस अस्पताल पहुंचे, उनका हालचाल जाना, स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। और इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।